हजारीबाग सदर से संसद का चुनाव जीत गए हैं और अब से थोड़ी ही देर पहले झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से मिलकर इन्होंने विधायकी का इस्तीफा जो है यहाँ पर सौंप दिया है। और इस विधानसभा में इस्तीफा सौंपने के बाद विधानसभा की सीढ़ी पर इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र को लेकर जो आवाज़ें गूंजती थी, मनीष जायसवाल की जो आवाज़ें थीं वो शायद अब विधानसभा में नहीं गूंजे, क्योंकि इसी विधानसभा की सीढ़ी से चढ़ते हुए संसद की सीढ़ी तक पहुंच गए हैं। और कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो ये वहाँ पर मौजूद भी थे और साक्षी भी थे। मनीष जी, इस्तीफा देते वक्त 10 साल का पूरा सीन जो है रिप्ले हो गया होगा दिमाग में। जी बिल्कुल बिल्कुल, 14 से लेकर के अभी तक का कि कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, आज कहाँ पर इसको अपग्रेड हो रहे हैं, ये पूरा स्मरण जो है आज सुबह से ही जब दिल्ली से चले तब से ही दिमाग में आ रहा था। और बड़ा कई एक मायने में पूछिए तो अंदर से एक जो होता है ना कि एक बड़ा भारी दुख भी है इसको छोड़ के जाने का, कि बड़ा लगाव था हम लोग को। जो भी आज हम लोग को हासिल हुआ यहीं से हासिल हुआ। इसी देखिए, इस वक्त जिस विधानसभा की सीढ़ी पर बैठे हैं, विधानसभा के सत्र शुरू होने से पहले जब प्रोटेस्ट होता था, चूँकि बीजेपी के विधायक रहे ये, अभी बीजेपी यहाँ पर विपक्ष में है, तो ज़्यादातर प्रोटेस्ट इन्हीं सीढ़ियों पर होती थी और इसी सीढ़ी पर बैठकर बातचीत हो रही है। मुझे याद है कि जब विधानसभा का सेशन चल रहा था, आप खड़े हुए और बोले कि अध्यक्ष जी मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मुझे दिल्ली जाना है। यहीं पर सेशन चल रहा था और दिल्ली गए और दूसरे दिन आपके नाम का अनाउंस हुआ कि आप बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। ये पार्टी की एक बैठक थी, उसमें मुझे दिल्ली जाना था, इसीलिए मैंने माननीय अध्यक्ष जी को आग्रह किया था। जाते समय ये एहसास भी नहीं था। इनफैक्ट हम 2 तारीख को सुबह ही, 2 मार्च को सुबह ही लौट करके आए थे दिल्ली से। उस समय भी जरा भी एहसास, अनुभूति नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन 2 तारीख को शाम को अचानक से मेरे नाम की घोषणा हुई और उसके बाद तो आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे। आप विधायक थे, अब सांसद बन गए। हजारीबाग में खास करके ये चर्चा है कि आप विधायक और सांसद अब दोनों हैं, क्योंकि आगे अभी 6 महीने के बीच में चुनाव नहीं होना है, दोहरी जिम्मेदारी हो गई है। कैसे इसका एक रोड मैप बनाए होंगे कि इसको काम करना है? अभी 6 महीने का जो एक गैप है विधायकी का भी और सांसद का, तो अब नई जिम्मेदारी लोग सौंपे ही हैं। क्या कुछ है हजारीबाग को लेकर? देखिए, पहले अगर मैं ये बात को बोलूँ कि हजारीबाग विधानसभा में ये रोल कुछ हद तक मेरे पास पहले से भी था, तो शायद ये गलत नहीं होगा। पहले भी बहुत सारा काम जो है अगल बगल के विधानसभाओं का, लोकसभा स्तर का हम लोग करते थे और एक तरीके से अच्छा हुआ कि वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास था कि चीज़ों को सीखने का, समझने का, कि आज एक सांसद के रूप में क्या एक्सपेक्टेशन है पब्लिक का आपसे, जनता आपसे क्या चाहती है और क्या सुविधा आप उपलब्ध करा सकते हैं किसी को। ये 2-4 चीज़ें थी जो कि मैंने पहले ही सीख लिया। आज क्षेत्र की जनता को, जो आम जनता है, देखिए डेवलपमेंट एक अलग फैक्टर है, लेकिन उसको इलाज के लिए जब वो दिल्ली जाता है तो उसके पास अपॉइंटमेंट की समस्या, ट्रेन का रिजर्वेशन की समस्या, रहने खाने की समस्या, ये सब सारी चीज़ें उसको सताती है। यहाँ पर एक सांसद का रोल थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है कि वो अगर थोड़ा मदद करे तो रिजर्वेशंस भी करवा सकता है, पेशेंट्स के अपॉइंटमेंट पर का प्रयास भी कर सकता है, और जो सरकारी मकान उनको मिलता है उसमें चाहे तो उसके अटेंडेंट्स को रख भी सकता है ताकि उन पर आर्थिक बर्डन जो कम हो। ये क्षेत्र की जनता का सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही रहता है, तो ये हम लोग पहले से जानते हैं। अभी आपका एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है, नेशनल टेलीविज़न में इंटरव्यू चल रहा था और लोग बोल रहे हैं कि पहला कोई झारखंड का सांसद है जो झारखंड के विस्थापन के मसले पर नेशनल टेलीविज़न पर चर्चा किया। आपसे जब पूछा गया कि आपके क्या मुद्दे होंगे तो आपने कहा कि वो जो पूरा इलाका है किस तरह से विस्थापन का दंश झेल रहा है, हम कोशिश करेंगे कि आवाज़ उठाएं। तो अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, हम जो सांसद को चुन के आए हैं वो मेरी आवाज़ को उठाएं। देखिए बिल्कुल, ये जो विस्थापन का दर्द है, देखिए एक बात है जो कंपनी और कंपनी के लोग नहीं समझ पाते। जो हम किसी कंपनी में भी जाते हैं तो उनके लोगों से हम ये ज़रूर पूछते हैं कि आप विस्थापित हैं। अगर वो विस्थापित नहीं है तो विस्थापित के दर्द को नहीं समझ सकता है।
उसका कहना ये रहता है कि साहब जो हमने पेमेंट दे दिया, अब इसको बोलिए ज़मीन खाली करने के लिए, घर खाली करने के लिए। भाई साहब, इस घर में कोई पैदा हुआ, वहीं पे खेला कूदा बड़ा हुआ, शादी हुआ वहीं, बच्चा हुआ वहीं, उसका बच्चा बड़ा हुआ, अपने परिवार के किसी का अर्थी भी उठते हुए वहाँ देखा, 50-60 साल का जीवन वहाँ पर निकाला, और आप एक झटके में उसको बोलते हो कि आपको तो पैसा मिल गया। अब आप पैसा भी आपका फिक्स किया हुआ, ज़रूरी नहीं है कि वो कॉम्पनसेशन जो है वो बराबर हो, आपने फिक्स कर दिया है, वो उसको मिल रहा है। तो इस एंगल से भी लोगों को देखने की ज़रूरत है कि आप उसको विस्थापित कर रहे हैं अगर, तो उसका जो इमोशनल दर्द है उसको मिटाइए मत, उसको पोंछने का कोशिश मत करिए। उसके इमोशनल दर्द को मरहम लगाते हुए उसको वहाँ से बाहर करने का प्रयास करिए। ठीक है, लोगों को अपना टारगेट्स इम्पॉर्टेंट है कि हम ये टारगेट अगर मीट करेंगे तो हमारा ये भला हो जाएगा, या ये हम इससे और मेरी उन्नति हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, देश का भी कुछ भला होगा। लेकिन वो भी हिंदुस्तान का नागरिक है, और एक तो ये बात आपको मानना पड़ेगा कि वो देश प्रेमी है, तभी अपना घर ज़मीन आपको सौंप रहा है ताकि देश को कोयला मिले और उस कोयले से बिजली का उत्पादन हो और देश आगे बढ़े। तो आप उसको कुचल करके आगे नहीं बढ़ सकते। ये चीज़ को पहले समझने की ज़रूरत है। मैं भी एक विस्थापित परिवार का हूँ, विस्थापित हूँ, उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, इसलिए इस विस्थापित के दर्द को मैं अच्छे से समझता हूँ। ये विधानसभा की सीढ़ी से चढ़ते हुए आप संसद की सीढ़ी तक पहुँचे। अभी एनडीए विधायक दल की जो बैठक थी शायद पुराने संसद भवन में थी। आपकी एक तस्वीर और आई, प्रधानमंत्री भी संविधान को सर लगाकर प्रणाम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो वहाँ से एक मैसेज ये भी गया कि जो चुनाव से पहले एक मैसेज था कि भाई संविधान बदल देंगे, ये लोग आएंगे, और आप संसद ये प्रधानमंत्री जी के शपथ में भी शामिल हुए। क्या कुछ वहाँ की स्मृतियाँ रही? देखिए, प्रोपोगंडा एक अलग चीज़ है। ये इस देश में लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी प्रोपोगंडा कर सकते हैं। इस बार जातीयता का प्रोपोगंडा उन्होंने किया, ये भी किया कि भाई संविधान ख़त्म कर देंगे, आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। लेकिन हम लोग सजग लोग हैं, संविधान का पूर्णतः सम्मान करते हैं और संविधान के दायरे में ही सारे काम को करने का प्रयास भी करेंगे। अभी तक भी एनडीए की गवर्नमेंट ने देखिएगा कि आप संविधान के कवच को जो है एक माना कि हाँ भाई ये संविधान है और इसके फ्रेमवर्क में भी हमको काम करना है, आगे भी हम लोग यही करेंगे। और वो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा पल था जबकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, वो जो सेंट्रल हॉल जिसको बोलते हैं, मेरे लिए एक और भी अच्छी बात रही कि मैं इससे पहले कभी पार्लियामेंट गया नहीं था। पहली बार गए जीत कर ही? पहली बार, संजोग है। मैं ऐसा इसको अहंकार में मत लीजिएगा कि मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मैं तभी जाता जबकि जीत के जाता, ऐसा नहीं है। मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मैं अपने काम में व्यस्त था, इसलिए कभी मैंने ये काम निकाला नहीं। हालांकि 2-3 बार संयोग नहीं हुआ कि जाने का। मैं पहली बार गया तो वहाँ का मेंबर बन के ही गया, और मुझे उस हॉल में जब मुझे कॉन्स्टिट्यूशन देखने का अवसर मिला तो मैंने उसको नमन किया, और साथ में मन में ये भाव भी रखे कि भाई हमको आशीर्वाद मिले, हमको प्रेरणा मिले कि आपके जो वहाँ पर जो संविधान है, संविधान के जो निर्माता हैं, उनके गाइडलाइन में ही काम कर सकूं और अपने जनता को जो है आगे बढ़ा सकूं, देश को आगे बढ़ा सकूं। तो बिल्कुल ये मनीष जायसवाल हैं जो हजारीबाग से लोकसभा का चुनाव जीत कर आए हैं और विधानसभा इस वक्त आए हुए थे इस्तीफा देने के लिए, और इसी विधानसभा की सीढ़ी पर बैठकर ये पूरी बातचीत हो रही थी। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share,
and subscribe. www.thefollowup.in